उस इंसान से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए जो आपके झूठ को भी सच समझता हो। नमस्कार, मैं संदीप यादव ओशन ऑफ नॉलेज में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। तो ये जैसा कि ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंडर में आता है, तो सबसे पहले देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है। ये जैसे ये एक फिजिक्स की ब्रांच है, तो ये मॉडर्न फिजिक्स के उसमें आता है। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है, ये क्या करती है कि वेव फॉर्म ऑफ मैटर को डिस्क्राइब कैसे किया जाए। तो उसके लिए फिर श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन के थ्रू हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, उसको मतलब एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसमें जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने इन्होंने बोला कि यह एक जर्मन के साइंटिस्ट थे और इन्होंने 1926 में अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी जैसे जो भी मैटर वगैरह है या जो मतलब जैसे जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी, उन्होंने मैटर वेव्स को प्रपोज किया था। तो उसी को इन्होंने श्रोडिंगर ने आगे बढ़ाया और वो इक्वेशन को सॉल्व करने पर हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू। और जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है, इसके अंडर में कई सारी चीजें आती हैं और इसका काफी एप्लीकेशन भी है। जैसे हमारे मोबाइल में क्वांटम मैकेनिक्स का यूज होता है, लेजर में होता है, और जो भी ऑप्टिकल डिवाइस भी होती है उसमें भी क्वांटम मैकेनिक्स का यूज होता है। और ट्रांजिस्टर हो गया, सेमीकंडक्टर, इन सब में क्वांटम मैकेनिक्स का यूज होता है। तो जैसे कह सकते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स है, या कह सकते हैं जैसे अगर कोई भी छोटा बच्चा जो कुछ भी सोच सकता है, उस चीज को हम लोग कह सकते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन कर सकती है, जैसे वो सभी चीजें पॉसिबल हैं। तो इसमें जो श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दी है, उसमें एक वेव फंक्शन आता है साई, वेव फंक्शन साई। इसी साई के थ्रू हम लोग बात करेंगे कि जो भी पार्टिकल वगैरह उसके बिहेवियर के बारे में। तो साई है क्या? वैसे देखा जाए साई अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन है बहुत कुछ। जैसे अगर जब हम लोग इस साई के ऊपर कोई भी ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे, तो ये हमको कई सारी चीजें बताएगा। इसमें जैसे प्रोबेबिलिटी, इसमें देखा जाता है जो क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा यही देखा जाता है कि जो कोई भी पार्टिकल किस पोजीशन पर है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कहां पर मिलने की सबसे अधिक संभावना है, कहां पर कम है। तो उसके थ्रू हम लोग इस क्वांटम मैकेनिक्स में देखते हैं। तो साई को अगर देखेंगे आप, वैसे अगर केवल साई रहेगा तो इससे हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई स्टार है, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मतलब इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे जैसे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करते जाइए, आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। जैसे अगर एग्जांपल के रूप में देखें, जैसे अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, तो उससे अगर हमको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग उसके ऊपर कोई भी ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो हमको इंफॉर्मेशन देगा। जैसे अगर उस छोटे बच्चे को कुछ भी चीज देकर, जैसे मान लीजिए टॉफी देकर, अगर आप उससे कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इसका मतलब आपने क्या किया कि उसके ऊपर ऑपरेटर को ऑपरेट किया। तो जैसे आपने ऑपरेटर को ऑपरेट किया तो उसने क्या किया कि आपको एक इंफॉर्मेशन दी। और अगर आप कोई अलग इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, तो आपने कोई दूसरा ऑपरेटर ऑपरेट किया, तो उस कंडीशन में आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो ऐसे ही इस साई भी कुछ इसी टाइप का। साई को आप एक छोटे बच्चे के समान समझ सकते हैं कि यह एक छोटा बच्चा, और इसके ऊपर जैसे हम लोग ऑपरेटर को ऑपरेट करते जाएंगे तो उस कंडीशन में हमको कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो इसमें देखा जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्क्रिप्शन इसमें मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई एक कमरा है, यह एक कमरा है। अब मान लीजिए इस कमरे के अंदर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, अंदर है, और हम हैं गेट के बाहर, और हमारा कोई मान लीजिए कोई दोस्त है। तो हमको ये नहीं पता है वो जो व्यक्ति है मान लीजिए इस कमरे में है, कहाँ पर है ये हमको नहीं पता, लेकिन इतना 100% श्योर है कि वो इस कमरे के अंदर ही है। तो अगर मान लीजिए इस कमरे के अंदर यहाँ पर इसकी टीवी है, और इसका मान लीजिए ये बेड हो गया, और कोई भी ये स्टडी वाला कोई मटेरियल यहाँ पर मान लीजिए वो स्टडी करता है अपनी, और कुछ भी ले सकते हैं। उसके कमरे के अंदर क्या है,
तो हमको इतना तो पता है कि वो व्यक्ति जो है वो इस कमरे के अंदर है, ये तो 100% श्योर है। बट ये नहीं श्योर है कि वो उस समय क्या कर रहा होगा, क्योंकि कमरा तो बंद है, हम लोग कहीं से देख तो सकते नहीं। तो क्या अब देखिए क्या क्या कर सकते हैं, या तो वो टीवी देख रहा हो, या फिर वो लेट रहा होगा बेड पर, या फिर पढ़ रहा हो, या कोई और दूसरा काम कर रहा हो। तो इसके लिए जो मतलब अगर हम लोग एक इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें तो क्या आएगा, इसका जो ग्राफ आएगा, जैसे इसका जो ग्राफ कुछ इस टाइप में आएगा, क्योंकि देखिए अगर मान लेते हैं यह एक टीवी के लिए है, ठीक, और इसको अगर हम लोग ले बेड के लिए, और मान लीजिए स्टडी वाला है, तो देखा जा सकता है कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमको इस पॉइंट पर मिलेगी, और फिर उसके बाद मान लीजिए ये बेड के लिए थोड़ा कम मिल रही है इस पॉइंट पर, और स्टडी के लिए इतनी मिल रही है। तो कह सकते हैं कि वो हो सकता है वो टीवी देख रहा हो सकता है वो बेड पर लेट रहा हो, या फिर स्टडी कर रहा हो अपनी पढ़ाई लिखाई, लेकिन हमको ये बात कंफर्म नहीं है कि वो क्या कर रहा है। तो हमने जैसे अब देखिए ये तो हुई जब हम लोग दरवाजे से बाहर थे, हमको कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहा होगा अंदर। तो ये ऐसा इसकी मतलब इसका जो ग्राफ बना कुछ इस टाइप में बना, लेकिन जैसे हमने दरवाजा गेट को खोला तो क्या मिला कि मान लीजिए वो टीवी देखता हुआ नजर आया, तो हम क्या होगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप में बनेगा। ये चीज तो पूरे मतलब टीवी देखेगा, बाकी ये सभी चीजें जीरो हो जाएंगी, मतलब वो बेड के लिए भी ना वो लेट रहा है ना वो स्टडी कर रहा है। अब देखिए जो ग्राफ हमारा मिला वो इस टाइप में मिला, मतलब वो केवल क्या कर रहा है, केवल टीवी देख रहा है। तो इसमें देखेंगे जो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि सबसे ज्यादा इसी पे बात होती है कि पार्टिकल एक पोजीशन पर कहां पर है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कहां पर मिलेगा, इसी के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें हम लोग बात करेंगे एक तो इसके मतलब टाइम डिपेंडेंट फॉर्म और इंडिपेंडेंट फॉर्म, ये दो फॉर्म में होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जो श्रोडिंगर थे इन्होंने 1926 में यह इक्वेशन दी थी, यह एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे। और इस सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट के लिए। पहला है टाइम इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले इसकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म के लिए देखते हैं, इसमें टाइम नहीं आएगा। इसका अगर देखें तो इसका एक जो जनरल फॉर्म होता है, जैसे मतलब इन जनरल the dimensional wave equation is given as इन जनरल द डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज गिवन है। देखिए इसका जो प्रूफ होता है ये अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइप से मिल सकता है, तो जैसा आपको ठीक लगे आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसा मुझे ठीक लगा है वो ये इसका जो जनरल फॉर्म अगर हम लोग लिखें ये होता है डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो इससे हमको पता क्या चलता है, जो साई है ये फंक्शन किसका है, यक्स का है और टी का। यक्स क्या है, यहाँ पर जो वेव है वो किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करें, मतलब यक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, और ये टाइम टी है, ये टी है ये टाइम के लिए, और यक्स क्या है वो उसकी डायरेक्शन यक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट करिए। और अगर 3D में आप ये तो 1D के लिए हो गया, 3D में तो तीनों ही डायरेक्शन आ जाएंगी, एक्स वाई जेड तीनों
तो अभी के लिए हम लोग केवल एक डायरेक्शन x का ही यूज कर रहे हैं इसमें। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखने से ये पता चलता है कि ये जो साई है ये फंक्शन किस किस का है। साई फंक्शन है x और t का, x, t। और v क्या है, v इस वेव जो वेव प्रोपोगेट हो रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो यहाँ पर v को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस इक्वेशन को क्या करेंगे, यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक। अब यहाँ पर ये जो साई है ये फंक्शन है x और t का। अब इन जनरल the wave function psi, ये जो psi है यह एक वेव फंक्शन है और ये मतलब इसके जो x और t पर मतलब डिपेंड है। तो जो इसका मतलब x पे है मतलब स्पेस कोऑर्डिनेट और उसके टाइम पर। तो psi इन जनरल द वेव फंक्शन psi इज फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट एंड periodic function of time। तो ये देखिए सबसे काफी इंपॉर्टेंट ये बात है, जो साई है ये किसका फंक्शन है, x और t का, और ये मतलब ये स्पेस कोऑर्डिनेट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम पर है। तो इस साई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग किसी भी वेव इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, तो इसको अगर हम लोग वेव इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो साई इक्वल टू साई एक्स साइन ओमेगा टी, या फिर साई इक्वल टू साई एक्स कॉस ओमेगा टी। तो इसको तो मतलब अगर हम लोग इसके थ्रू हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो साई है साई इक्वल टू होगा साई एक्स साइन ओमेगा टी, और या फिर साई इक्वल टू साई एक्स कॉस ओमेगा टी। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, या साई इक्वल टू साई एक्स साइन ओमेगा टी और साई इक्वल टू साई एक्स कॉस ओमेगा टी। अब क्या करिए कि इन दोनों पॉसिबिलिटी को अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो क्या होगा, तो जैसे जो ये इक्वेशन है इसका एक हमको सॉल्यूशन मिलेगा, और इस इक्वेशन को याद रखना है कि डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो इसको मैं इधर साइड में लिख देता हूं। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये दोनों, इसी को अगर हम लोग कंबाइन कर दें, दोनों पॉसिबिलिटी को क्या करिए कंबाइन कर दीजिए। इफ both possibilities यहाँ डबल एस रहेगा, combined together, अगर हम लोग इन दोनों पॉसिबिलिटी को अगर कंबाइन कर देते हैं तो जो वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिलता है वो क्या मिलता है, साई इक्वल टू साई एक्स ई पावर आई ओमेगा टी। आई क्या है, आयोटा के लिए जो इमेजिनरी नंबर होता है, आई की वैल्यू कितनी होता है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है जो आई इक्वल टू होता है √-1। तो यही आयोटा यहाँ पर ये लिखा गया है साई एक्स ई पावर आई ओमेगा टी।
तो क्या करिए कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे जो हमने पहले इक्वेशन जो लिखी थी क्या थी, इसको साइड में लिखते हैं डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये क्या थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। हमको निकालना है टाइम इंडिपेंडेंट के लिए, हमको इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसी यह वैल्यू हम लोग निकाल के फिर इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे और फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जो है यह इक्वेशन नंबर 2 को 2 मान लीजिए। इस इक्वेशन नंबर 2 को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, या फिर कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार, तो क्या मिलेगा, डेल साई अपॉन डेल टी। देखिए यहाँ पर पार्शियली इसलिए हो रहा है, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फंक्शन जो साई ये फंक्शन है x और t का, इसका मतलब इसकी कई सारी वैल्यू मिलेंगी, इसलिए हम लोग, और मतलब ये जो साई इसके कई सारे वेरिएबल हैं, इसलिए हम लोग d ना लिखकर, जैसे हम लोग लिखते थे dy by dx, वो ना लिखकर हम लोग डेल का यूज करेंगे, मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट इसको किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साई x, क्योंकि या तो ये कांस्टेंट है, और e पावर i ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e पावर x, मतलब e पावर i ओमेगा t, e i ओमेगा t, e पावर i ओमेगा t, और i ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, विद रिस्पेक्ट t में i ओमेगा। अब क्या करें, एक, क्योंकि अब देखिए, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमको 2 बार करना है, इसलिए इसको एक बार और कर देंगे डिफरेंशिएट, तब क्या होगा, तो डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू साई एक्स ई पावर आई ओमेगा टी। और देखिए e पावर i ओमेगा t हो जाएगा, और इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वही रहेगा i ओमेगा, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा i ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब क्या करिए, अब देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हमने क्या माना, साई इक्वल टू साई एक्स ई पावर i ओमेगा t। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो साई एक्स ई पावर i ओमेगा t की जगह क्या लिख सकते हैं, साई लिख सकते हैं, और ये i ओमेगा का होल स्क्वायर है ये, तो क्या आ जाएगा, डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू साई। अब देखिए i, यहाँ पर क्या आ जाएगा, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1, i स्क्वायर इक्वल टू होगा -1, तो यहाँ पर -1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो क्या आ जाएगा, डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन, ये हमको मिल जाएगा। अब क्या करना है कि ये जो हमने वैल्यू निकाली है डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई को इसी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है, मतलब पुटिंग दिस वैल्यू putting this value del to psi upon del t square in equation फर्स्ट। अब इस वैल्यू को क्या करिए, आप इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर x होगा क्योंकि हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, देखिए 1/v² ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं v²। अब इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, del टू साई अपॉन del t स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर साई। ये हो जाएगा। अब देखिए हमको पता है ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है पुट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। यहाँ पर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो अब क्या करेंगे कि इस ओमेगा की जगह पर 2 पाई न्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, del टू साई अपॉन del x स्क्वायर इक्वल टू 1/v²। यहाँ पर माइनस रहेगा, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। तो इसको 4 कर दीजिए, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इनटू साई, ये साई रहेगा ही। अब हमको एक चीज पता है कि जो लैम्डा बराबर क्या होता है, वेवलेंथ के बीच एक रिलेशन होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है v अपॉन न्यू, ये होता है। अब हमको पता है क्या करना है, यही वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो 1/λ² कितना हो जाएगा, 1/λ² हो जाएगा न्यू स्क्वायर अपॉन v²। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/λ² लिख सकते हैं। तो इसी चीज पर यहाँ पर क्या करेंगे, 1/λ² पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा del टू साई अपॉन del x स्क्वायर इक्वल टू, देखिए -4 रहेगा, -4 पाई स्क्वायर इंटू साई रहेगा। अब इसकी जगह पर क्या रख देंगे 1/λ², ये हो गया। अब एक चीज हमको पता है कि जो डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस में बोला था कि जो मैटर है वह मतलब वेव के रूप में चल रहा है, तो उन्होंने जो रिलेशन दिया था लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी। h क्या है, h एक प्लांक कांस्टेंट है और p क्या है, उसका मोमेंटम है और लैम्डा वेवलेंथ है। तो क्या करिए कि इस लैम्डा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, h अपॉन पी। इसी वैल्यू को क्या करिए आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, del टू साई अपॉन del x स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, h अपॉन p का स्क्वायर। तो ये जब इधर जाएगा -4 पाई स्क्वायर, ये p ऊपर चला जाएगा, p² अपॉन h स्क्वायर इंटू साई। अब क्या करना है कि h और एक h क्रॉस होता है, हमको पता है कि h क्रॉस इक्वल टू कितना होता है, h क्रॉस इक्वल टू होता है h अपॉन 2 पाई। बस इसी रिलेशन का यूज करना है और फिर इसी इक्वेशन में पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, del टू साई अपॉन del x स्क्वायर इक्वल टू माइनस, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, p² अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। इसको कोई लोग h कट भी बोलते हैं, h बार, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा यूज कर सकते हैं, h क्रॉस बोलिए, h कट, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, इंटू साइन। ये इक्वेशन आ गई। अभी तक हमने एक ही इक्वेशन मानी थी, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है।
अब देखिए, अगर हम कोई जो भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, उसको क्या करना है, मोमेंटम के फॉर्म में मतलब लाना है। देखिए तो क्या हो जाएगा कि नाउ द टोटल एनर्जी of a moving particle वो कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 1/2 mv² प्लस v। यहाँ पर जो v है वह पोटेंशियल एनर्जी है, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और 1/2 mv² क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का जो सम होगा वो उसकी होगी टोटल एनर्जी। अब हमको क्योंकि इसको मोमेंटम के फॉर्म में लाना है तो क्या करिए कि ऊपर नीचे इसमें क्या करिए, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा, इक्वल टू 1/2 m, इधर हो जाएगा m² हो जाएगा, m² v² प्लस v। अब हमको पता है कि जो p इक्वल टू कितना होता है, p इक्वल टू होता है mv, तो इसी चीज को यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा, इक्वल टू p²/2m प्लस v। अब क्या करेंगे, इस p² की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहां से p² बराबर कितना हो जाएगा, देखिए e माइनस v इंटू 2m इक्वल टू p²। यह इक्वेशन नंबर 3 होगी क्योंकि 2 हमने पहले मान लिया था। और क्या करिए, आप इसी वैल्यू को क्या करिए, इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए तो हमको क्या मिलेगा, पुटिंग दिस वैल्यू, इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में p² की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, del 2x² del 2 psi अपॉन del x² इक्वल टू माइनस p² की जगह क्या लिख सकते हैं, e माइनस v इंटू 2m, e माइनस v इंटू 2m अपॉन h² इंटू साइन। बस अब क्या करिए, इसको इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2m को इस साइड लेके आ जाइए और इस माइनस को इधर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस h² अपॉन ये 2m इस साइड आ जाएगा अपॉन 2m del 2 साइन अपॉन del x² इक्वल टू e माइनस v इंटू साइन। अब फिर इसको थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं, माइनस h अपॉन 2m del 2 साई अपॉन del x² इक्वल टू साइन, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, e साइन माइनस v साइन। v साइन को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस h अपॉन 2m del 2 साई अपॉन del x² प्लस v साई इक्वल टू e साई। यह हो गई इक्वेशन नंबर 4। यही जो इक्वेशन है इसी को बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म। यहां पर देख सकते हैं t कहीं पर भी नहीं आ रहा है तो इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म।
इसको बोलते हैं श्रोडिंगर। इक्वेशन नंबर 4 को क्या बोलते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म। यह जो इक्वेशन है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई इक्वल टू ई साई, इसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म। और बस अब अगर टाइम डिपेंडेंट फॉर्म के लिए निकालना है, क्या करना होगा? बस जो ई साई की वैल्यू को कैलकुलेट करके इसी इक्वेशन 4 में फिर से रख देंगे, तो जो इक्वेशन मिलेगी वो टाइम डिपेंडेंट के लिए हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को याद रखना है कि माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m प्लस माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई इक्वल टू ई साई, इसी इक्वेशन को याद करना है। और अभी हम लोग फिर टाइम डिपेंडेंट फॉर्म के लिए निकालते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टाइम डिपेंडेंट के लिए। तो उसमें केवल क्या करना है कि ई साई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं उसको लिख देता हूं जो अभी निकाले थे साइड में। टाइम इंडिपेंडेंट के लिए माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई इक्वल टू ई साई। ये क्या है? इक्वेशन नंबर 4 है। इस चीज को याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टाइम डिपेंडेंट फॉर्म के लिए। तो टाइम डिपेंडेंट के लिए क्या हो जाएगा? टाइम डिपेंडेंट तो टाइम डिपेंडेंट में अभी जैसे हमने जो साई के जो फंक्शन माने थे, इसका माने थे x और t का, तो उसके लिए क्या लिखे थे? साई इक्वल टू लिखे थे साई x e पावर i ओमेगा t। तो अब इसको उस फंक्शन को या उस इक्वेशन को उसका जो सॉल्यूशन एक और निकलता है, वो क्या निकलता है? साई इक्वल टू साई x e पावर, अब हम लोग मतलब माइनस आई ओमेगा टी का यूज करेंगे। उसमें क्या था? आई ओमेगा टी था, इसमें क्या करेंगे? माइनस आई ओमेगा टी करेंगे। तो जो इक्वेशन नंबर आई थिंक 2 माने थे हम लोग, उस इक्वेशन 2 को क्या लिख सकते हैं? द इक्वेशन 2 में ऑल्सो रिटर्न एज कैसे लिख सकते हैं? जो साई था वो फंक्शन था x और t का, साई इक्वल टू साई x e पावर माइनस आई ओमेगा टी। ठीक, यहां पर हम क्या मानेंगे? साई x e पावर माइनस आई ओमेगा टी। इसको क्या करिए आप? इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। जैसे कि हम लोग 4 तक माने हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। अब फिर क्या करें कि यहाँ पर हमको पता है क्या करेंगे? इस ओमेगा की जगह पर क्या पुट कर देंगे? 2 पाई न्यू। पुट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो क्या, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? साई इक्वल टू साई एक्स ई पावर माइनस आई, ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे? 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू इंटू टी। अब इस इक्वेशन को क्या करिए आप? डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या होगा? डेल टू साई, सॉरी फर्स्ट टाइम मतलब डिफरेंशिएटिंग अब वो
इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए एक बार। तो क्या होगा, डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू साई एक्स ई पावर माइनस आई 2 पाई न्यू इंटू टी, और इसका फिर डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो क्या होगा, माइनस आई 2 पाई न्यू होगा इंटू माइनस आई 2 पाई न्यू। अब देखिए ये जो हमने लिखा साई एक्स ई पावर माइनस आई 2 पाई न्यू टू न्यू टी, ये किसके इक्वल है, साई के इक्वल है, मतलब इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, साई। तो क्या हो जाएगा, डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू, इसकी जगह पर लिख देंगे साई इंटू ये हो जाएगा माइनस आई 2 पाई न्यू। अब हमको एक चीज पता है कि E इक्वल टू होता है एच न्यू, जो एनर्जी होती है, इसको मैक्स प्लांक जो थे उन्होंने दिया था। तो वी नो दैट E इक्वल टू एच न्यू। अब क्या करेंगे कि इस न्यू की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा, E अपॉन एच। ठीक, अब इस न्यू की जगह पर क्या रखेंगे, E अपॉन एच की वैल्यू रख देते हैं। तो इक्वेशन क्या मिलेगी, डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू साई माइनस आई 2 पाई E अपॉन एच, यह वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए हमको अभी जैसा कि अभी जब टाइम इंडिपेंडेंट के लिए हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे तो उसमें देखे थे कि एच क्रॉस इक्वल टू क्या आया था, एच अपॉन 2 पाई होता है। तो वही उसी रिलेशन का फिर से यहाँ पर यूज करेंगे। क्या था, एच क्रॉस इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। इसी रिलेशन का फिर यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको मिटा देते हैं। तो यहां पर मिल जाएगा डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू इधर माइनस 2 पाई आई इंटू ये ई अपॉन एच है, ई को ऐसे लिख लीजिए, ई इंटू साई अपॉन क्या हो जाएगा, जो हमने लिखा था एच, ये एच है। तो इस इतने की जगह क्या लिख सकते हैं, अभी जैसा कि हम लोग रिलेशन देखे थे एच क्रॉस इक्वल टू होता है एच अपॉन 2 पाई। तो क्या हो जाएगा कि डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस आई ई साई अपॉन एच क्रॉस। ठीक, अब क्या करना है कि आई की क्या करें कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। मतलब यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या करना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आई, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आई ऑन RHS। राइट हैंड साइड क्या करें कि आई से ऊपर नीचे पूरा भाग कर दें। तो क्या मिलेगा, डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस ये आई, फिर आई से हम लोग फिर इंटू करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू ई साई अपॉन आई एच क्रॉस। अब हमको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होने की वजह से, और यहाँ पर ये माइनस है तो यह वैल्यू कितनी पॉजिटिव में हो जाएगी। तो डेल साई अपॉन
डेल टी इक्वल टू हो जाएगा ई साई अपॉन आई एच क्रॉस। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 6 को क्या करिए कि यहां से हम लोग क्या करेंगे, ई साई की वैल्यू निकालेंगे। अब इसको इक्वेशन 6 ना माने, पहले ई साई लिख लेते हैं। ई साई बराबर कितना हो जाएगा, ई साई इक्वल टू हो जाएगा आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। ठीक, यह हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब इस इक्वेशन नंबर 6 को क्या करिए, इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ई साई है, ई साई की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। तो हमको जो इक्वेशन जो मिलेगी वो टाइम डिपेंडेंट फॉर्म के लिए हो जाएगी। वो क्या होगी, अभी इसमें जब पुट करेंगे तब अभी पता चलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एच क्रॉस अपॉन, पहले लिख लेते हैं, पुटिंग the value of E psi in equation number 4। इस E psi की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें तो क्या मिलेगा, माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पर प्लस वी साई इक्वल टू ई साई की जगह पर क्या लिखेंगे, आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, यह हो गई इक्वेशन नंबर 7। ये जो इक्वेशन नंबर 7 है ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट फॉर्म के लिए है। इसको बोलते हैं, यह एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको बोला जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टाइम डिपेंडेंट फॉर्म। इसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टाइम डिपेंडेंट फॉर्म। यह जो इक्वेशन नंबर 7 है इसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टाइम डिपेंडेंट फॉर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे, अलग अलग आप ऑपरेटर यूज करेंगे तो उसके हिसाब से हमको जो साई है वो हमको अलग अलग इंफॉर्मेशन देगा। अब हम लोग बात करेंगे, एक ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे मोमेंटम का P। इस इक्वेशन 7 को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v इंटू साई इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी इंटू साई। ठीक, अब इस इक्वेशन को थोड़ा याद रखिए। अब हम लोग एक मतलब मोमेंटम के ऑपरेटर को डिफाइन करेंगे। डिफाइन ए मोमेंटम ऑपरेटर such that px इक्वल टू होता है माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये जो मोमेंटम का जो ऑपरेटर है px है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो px स्क्वायर क्या आ जाएगा, px स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स इंटू माइनस आई
एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। तो क्या मिलेगा, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब आई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब क्या करिए कि देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर देंगे। इतने की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी एक्स स्क्वायर, क्योंकि पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इस इतने की जगह पर क्या लिख देंगे, पी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v इंटू साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, और यह इक्वल टू किसके है, ई साई के भी। अभी हम लोग निकाले ही थे, जो ई साई की वैल्यू कितनी आई थी, आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, तो इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v इंटू साई इक्वल टू ई साई। फिर इसको क्या करिए, एच साई इक्वल टू ई साई, वेयर h इक्वल टू कितना है, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v इज नोन एज, इस h को बोला जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये जो h है इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम, is known as Hamiltonian of a system। तो क्या आया कि एच साई इक्वल टू ई साई। इस इक्वेशन से हम लोग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रहा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का टाइम डिपेंडेंट फॉर्म के लिए और इंडिपेंडेंट फॉर्म के लिए। बाकी आगे नॉर्मलाइजेशन वगैरह को बाद में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।